everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू द वीकली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ CBL, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग विच आर फ्रॉम 28th ऑफ अगस्त टू 3rd ऑफ सितंबर 2021। क्लियर है? तो हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि किसी भी इशू के रिगार्डिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव कैसे भी क्वेश्चन बने, चाहे वो MCQ की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई लिखने के लिए क्वेश्चन हो, तो बाकी सभी जो चीज़ें हैं आप डिटेल में डिस्कस कर सकें, उनको लिख सकें। इस तरीके से हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये देख लेते हैं कि भी आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। चलो, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसने अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट निकाली है कि भाई पूरे वर्ल्ड में कितने लोग ऐसे हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते या फिर वो सोशल सेफ्टी नेट के अंदर नहीं आते हैं। तो हमारे लिए काम की चीज़ इसमें ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय सोशल सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेटाज जो कि इस रिपोर्ट में कोट किए गए हैं, ताकि आप अपने स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए इस डेटा का यूज़ कर सकें। तो ये रिपोर्ट डिटेल में करेंगे और साथ में वे फॉरवर्ड देखेंगे कि भाई किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में सभी को जेंडर न्यूट्रल वे से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जा सके। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा ये वाला। सेकंड है हमारा पोषण 2.0। पोषण 2.0 रिसेंटली अभी बजट में डिफाइन किया गया था कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही सितंबर शुरू होता है, द सितंबर इज कंसिडर्ड एज अ पोषण माह, मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। तो इसी के चलते हुए पोषण 2.0 के चलते पोषण वाटिकाज जो हैं हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लगाने के लिए नीति आयोग ने काफ़ी फोकस किया था। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पोषण 2.0, व्हाट आर पोषण वाटिकाज और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसके टारगेट्स हैं, कैसे अचीव करेंगे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में कौन से ही नंबर पर है और इंडिया का रैंक क्या है इन दी हंगर इंडेक्स। ये डिटेल में हम लोग करेंगे। एंड लास्ट होगा हमारा मैरिटल रेप एंड इंडिग्निटी टू विमेन। अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ दी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें इन्होंने ये बोला कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय अ हस्बैंड विद हर वाइफ इवन इफ इट फोर्स्ड दैट इज नॉट अमाउंट टू रेप। तो ये केस क्या है बेसिकली, और इसके साथ एसोसिएटेड ये इशू मैरिटल रेप का कि व्हाट आर द लॉज इन इंडिया रिगार्डिंग द मैरिटल रेप, क्या लॉ है भी या नहीं है, और व्हाट इज द नीड टू हैव सम काइंड ऑफ लॉज रिगार्डिंग द मैरिटल रेप, एंड व्हाई कोर्ट और पार्लियामेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग एनी लॉ ओवर द मैरिटल रेप इशू। तो ये क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्यों लॉ बनना चाहिए, क्यों लॉ नहीं बन रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल। चलो, तो अपने को क्लियर है कि ये 3 टॉपिक हम लोग करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करेंगे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट बाय ILO। सबसे पहली बात तो कि इस रिपोर्ट का क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में कितने ज़्यादा लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं। और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली 4.1 बिलियन पीपल, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, आर लिविंग विदाउट एनी सोशल सेफ्टी नेट ऑफ एनी काइंड। कि अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो ये डेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, और साथ में व्हाई इट इज सो, कि ऐसा क्यों है वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो कोविड-19 की वजह से ये जो डेटा है वो और बढ़ गया है। पहले में भी कुछ कम लोग आते होंगे विदाउट दी सोशल सेफ्टी नेट, बट कोरोना की वजह से काफ़ी सारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो इस ट्रीटमेंट में लग गया एज कम्पेयर टू प्रोवाइडिंग द सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी स्कीम्स टू दी वल्नरेबल सेक्शन। और साथ में अलग अलग कंट्रीज में जो रिस्पॉन्स था कोरोना को लेकर वो बहुत ज़्यादा अनइवन था और इनसफिशिएंट था। अनइवन का मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर चीज़ों को हैंडल किया गया, बट वो इनसफिशिएंट था। इसके अलावा और भी चीज़ें की जा सकती थी ताकि कोरोना की वजह से कम लोगों की डेथ्स हों
और कम से कम जो केसेस हैं उनके देश में आ पाए। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट का क्रक्स है, द रिस्पॉन्स ऑफ द कोविड-19 रिस्पॉन्स ऑफ, मतलब कोविड-19 के जो रिस्पॉन्स बेसिकली सरकारों ने दिया वो भी इनसफिशिएंट था, और जो ओवरऑल सोशल सेफ्टी नेट है उसमें भी काफ़ी कम लोग अभी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये ध्यान रखेंगे। चलो अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल सिक्योरिटी। हम कह तो रहे हैं कि भाई बहुत कम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर आते हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब है चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे एकदम से एक्सीडेंट हो जाए, एकदम से कोई डिजीज लग जाए, एकदम से आपकी एम्प्लॉयमेंट चली जाए, तो इन अनसर्टेनिटीज के चलते हुए आपके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एकदम से अनएम्प्लॉयड हो गए तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। अगर आप एकदम से बीमार पड़ गए तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि आपकी जेब से थोड़ा सा कम खर्चा जाए हेल्थ को ठीक करने में, है ना। तो ये बेसिकली जो एक कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो दैट सेज इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डिजाइंड टू प्रिवेंट डेप्रीवेशन, इकोनॉमिक टर्म्स में, गिव अश्योरेंस टू द इंडिविजुअल ऑफ अ बेसिक मिनिमम इनकम for himself and his dependents and to protect the individual from any kind of uncertainties। कि पूरे लाइफ टाइम में अगर आप काम करने के कैपेबल हैं तो आपको पूरे लाइफ टाइम में एक कम से कम जो बेसिक मिनिमम इनकम है वो तो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की ही जाए। अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो आपको सैलरीज वगैरह देंगे, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा है आपके डेवलप्ड वर्ल्ड में, बट इट इज स्टिल इवॉल्विंग इन द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और इसीलिए इंडिया के केस में अगर हम देखें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट्स के अंदर आते हैं। ये क्लियर है अपने को व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एंड सोशल प्रोटेक्शन इंक्लूड्स एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी, एंड इनकम सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड स्पेशली टू ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, वर्क इंजरी, maternity or the loss of main breadwinner in a family as well as extra support for families with children। ये पूरी डेफिनेशन एक अच्छे टेक्स्ट में लिखी हुई है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो आपको बेसिकली हल्का सा क्रक्स पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी। अगर हम बात करें डिफरेंट स्कीम्स की तो अभी आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं इंडिया ने जो चलाई हैं टू इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू एवरी इंडिविजुअल। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो व्हाट आर दी हाइलाइट्स, कि इस रिपोर्ट ने हमें बताया क्या क्या। इसने हमें बताया कि भाई पूरे ओवरऑल अराउंड 4.1 बिलियन पीपल आर विदाउट द सोशल सिक्योरिटी नेट, जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई ओनली 46.9%, अराउंड 47%, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन benefited from at least one protection under the ambit of social security। मतलब कम से कम एक है उनके पास, 47% के पास, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो, चाहे वो सिकनेस के रिगार्डिंग इंश्योरेंस है, तो दैट इज द अनदर थिंग। मतलब 47% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैव एट लीस्ट वन फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फर्स्ट थिंग ये चैलेंजेस पुट फॉरवर्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। पूरे वर्ल्ड में पहले से ही पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, खास करके ये आपके साउथ ईस्ट एशिया या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या मिडल ईस्ट की हम बात करें तो इन एरियाज में पॉवर्टी ऑलरेडी पहले थी, और यहाँ पर कोरोना दोबारा से आ गया। तो दोनों की वजह से, पॉवर्टी प्लस कोरोना, इसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स पहुँचाने थे सरकार ने लोगों तक, उस पर हल्की सी पेस कम हो गई। तो डबल बर्डन पड़ गया गवर्नमेंट्स के ऊपर कि भाई क्या अभी काम किया जाए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में या फिर कोविड-19 से बचने में। एंड गवर्नमेंट चोज द लैटर वन। कोरोना से बचने में रिस्पॉन्स लगाने में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। सेकेंड, एंड ऑल्सो द कोविड-19 पेंडेमिक ऑल्सो इंक्रीजेज द इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। जो रिच थे उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट जो पुअर थे ड्यू टू कोरोना वो बहुत ज़्यादा ही पुअर हो गए हैं अब।
तो ना वो भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोरोना की वजह से इनइक्वालिटी गैप ऑल्सो इंक्रीज्ड। एंड नेक्स्ट, परसिस्टिंग इनइक्वालिटीज। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी नेट की बात करें तो फिर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर सरकारों ने काम किया है। तो देयर इज अ परसिस्टिंग इनइक्वालिटीज, रीजनल इनइक्वालिटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप या फिर सेंट्रल एशिया की बात करें तो दे आर हैविंग द हाईएस्ट रेट ऑफ कवरेज। 84% ऑफ पीपल आर कवर्ड बाय एटलीस्ट वन बेनिफिट। तो पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन 46.9% के पास सिक्योरिटी बेनिफिट है, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन कम फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, या फिर आपका डेवलप्ड वर्ल्ड से आ रही हैं। तो इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि पेक्यूलियर है और बहुत ज़्यादा ही दयनीय स्थिति में बेसिकली हम लोग अभी हैं, है ना। तो ये इनइक्वालिटीज़ की हम बात करेंगे। फिर है डिस्पैरिटी इन सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, कि डिफरेंट कंट्रीज अपनी जीडीपी का डिफरेंट शेयर लगाती हैं टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू एवरी इंडिविजुअल। और अगर हम बात करें टोटल एवरेज की, 12.9% ऑफ देयर जीडीपी ऑन सोशल प्रोटेक्शन सरकारें लगाती हैं। बट इसमें भी कई सारी इनइक्वालिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाई इनकम कंट्रीज हैं दे स्पेंड ऑन एवरेज 16.4% ऑफ देयर जीडीपी ऑन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स। ऑन द अदर हैंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज 8% ऑफ जीडीपी, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज 2.5% ऑफ देयर जीडीपी एंड लो इनकम कंट्रीज 1.1% ऑफ देयर जीडीपी। इसका मतलब जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब है इन लो इनकम कंट्रीज एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो बहुत कम स्पेंड कर रही है ऑन दीज बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने में। क्लियर है? तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। नेक्स्ट है लिमिटेड प्रोटेक्शन टू विमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड पीपल। जो नॉर्मल लोग हैं उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी है कि वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकें, लेकिन जो विमेन, चिल्ड्रन और डिसेबल्ड लोग हैं उनको कम अमाउंट में सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिले हुए हैं। तो विद इन द कंट्री भी एक तरीके से इनइक्वालिटी है बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बिटवीन अमंग कंट्रीज तो डिस्पैरिटी है ही है, साथ में विद इन द कंट्री भी डिस्पैरिटी है अमंग डिफरेंट पीपल। और जिसमें वल्नरेबल मेनली कौन है? विमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन स्टिल हैव नो इफेक्टिव सोशल प्रोटेक्शन कवरेज एंड ओनली 1 in 4 चिल्ड्रन, अराउंड 25% जो हैं रिसीव सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 46.9 के पास सिक्योरिटी बेनिफिट है, लेकिन अगर सिर्फ चिल्ड्रन की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 और 26% के पास ये सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाए, तो वो बहुत कम बच्चों के पास अवेलेबल है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नरिशमेंट का प्रोविज़न है कि हायर न्यूट्रिशन की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, वो भी नहीं ढंग से अवेलेबल हैं। कि भले ही हम लोग अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देयर इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट के तहत जो डिफरेंट बीपीएल सेक्शंस की फैमिलीज हैं उनको हम बहुत लो रेट्स पर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत कम रेट पर हम राइस प्रोवाइड करते हैं और बहुत कम रेट पर वीट प्रोवाइड करते हैं, अराउंड 2 रुपीज़ पर केजी, राइस इज 3 रुपीज़ पर केजी। बट अगर हम इस क्वालिटी की बात करें कि क्वालिटी ऑफ राइस, क्वालिटी ऑफ वीट, ये बहुत ही ज़्यादा इतनी एडवांस्ड नहीं है। इसीलिए फूड अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर अंडर नरिश्ड इन खास करके जो अपने लोअर इनकम स्टेट्स हैं, है ना। तो ये भी एक है कि दैट इज ऑल्सो द हिडन हंगर। तो मतलब यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी तो है बट उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन चिल्ड्रन, बिकॉज अभी ये अपनी एडवांस्ड अपनी अभी प्रोडक्टिव एजेस में है, जहाँ पर अगर इनको न्यूट्रिशन ना मिले तो इनकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो मे बी थोड़ा सा सिकनेस में गुजर सकती है। तो दे आर मोर वल्नरेबल अभी के लिए भी और बाद के लिए भी।
तो ये चीज़ है। एंड ओनली 45% ऑफ विमेन विद न्यू बॉर्न्स रिसीव अ कैश मटर्निटी बेनिफिट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देयर आर 2 स्कीम्स। वन इज जननी सुरक्षा योजना, कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर, मीन्स डिलीवरीज इन हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हर फीमेल को 1000 रुपीज दिए जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मटर्निटी बेनिफिट स्कीम। फिर आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें उसको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, लैक्टेटिंग के टाइम पर 6000 रुपीज बेसिकली दिए जाते हैं। 6 भी नहीं कहेंगे हम, 5000 कहेंगे इसको, इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। तो सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत कम औरतें, विमेन इसका फायदा उठा पा रही हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ओनली 45% ऑफ विमेन विद न्यू बॉर्न्स रिसीव अ कैश मटर्निटी बेनिफिट। तो आपने वर्ल्ड का डेटा भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है और उसको कंपेयर करना है विद इंडियाज डेटा। तो इंडिया के रिगार्डिंग कौन सी स्कीम चलाई गई है, इसमें अगर हम बात करें तो 2 आप ध्यान रखेंगे, जननी सुरक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और अगर डिसेबल्ड की बात करें, स्पेशली एबल्ड की बात करें, तो ओनली 1 in 3 पीपल विद सिवियर डिसेबिलिटीज वर्ल्ड वाइड रिसीव अ डिसेबिलिटी बेनिफिट। कि भाई क्योंकि आप स्पेशली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, तो आपको अपनी रूटीन लाइफ के खर्चे चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो सिर्फ ऐसे लोग 1 in 3 हैं, ओनली 33%, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रन के केस में 25%, विमेन 45% और डिसेबल्ड अराउंड 33% ओनली रिसीविंग दी बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो भी उनके लिए चलाई जा रही हैं। ये ध्यान रखेंगे, दैट इज द अनदर डेटा कोटेड इन दिस रिपोर्ट। फिर आपका लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड ब्रांच है ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स दिए जाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव चलाया जाए। तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 18.6% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैव इफेक्टिव कवरेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड दस एक्चुअली रिसीव अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो वहां पर कम से कम विमेन, डिसेबल्ड और चिल्ड्रन में अराउंड 25% से तो ऊपर ही था, बट यहाँ पर ओनली 18.6% अनएम्प्लॉयड पीपल आर हैविंग दी बेनिफिट्स रिगार्डिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ लीस्ट डेवलप्ड ब्रांच ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज बैरियर टू एक्सेसिंग हेल्थ केयर। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं टू इम्प्रूव द सिचुएशंस। इसीलिए ये सोशल प्रोटेक्शन की सबसे वेल एडवांस्ड जो एक ब्रांच है आप कह सकते हो, बट स्टिल लकूनाज आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो लकूनाज कैसे कैसे प्रेजेंट है यहाँ पर कि भाई आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स ऑन हेल्थ सर्विसेज, सरकारों की तरफ से सिक्योरिटी स्कीम्स चलाई तो जाती हैं, बट या तो उनमें जो एक कैप रख दी जाती है कि इससे ज़्यादा की अमाउंट अगर होगी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी सारे जो खर्चे हैं वो जो पर्सन है वो अपनी जेब से भरता है। इट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से उस पूरी फैमिली की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचता है, क्योंकि एकदम से खर्चा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका और फिजिकल डिस्टेंस, क्वालिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि अगर उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड भी हैं तो भी वो क्वालिटेटिव नहीं है, थोड़ा सा उसमें कमी है, क्वालिटेटिव नहीं है, डॉक्टर्स की अच्छी कैपेबिलिटी नहीं है। फिर आपका लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ता है अपने नंबर आने के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सच एज लॉस्ट वर्किंग टाइम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली कि अगर आप यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते, आप अपना काम कर रहे होते, वेजेस कमा रहे होते, या फिर कहीं अपनी जहाँ पर भी आप काम करते हैं वो कंटिन्यू कर रहे होते। तो इसीलिए हेल्थ सर्विसेज को अच्छा करना, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए जब वो टाइम ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अल्टीमेटली आपकी वेजेस भी हल्की सी कम हो जाती हैं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू द वर्क। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट इज़ काइंड ऑफ वेल डेवलप्ड ब्रांच ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, बट स्टिल हमेशा चीज़ें लिमिटेड तो रहती ही हैं।
तो ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है, हल्का सा अगर आप उसको काउंटर देखेंगे तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं ये इस रिपोर्ट ने हमें बताई हैं कि भाई किस तरीके से अमंग द कंट्रीज डिस्पैरिटी है, विद इन द कंट्रीज बिटवीन द पीपल डिस्पैरिटी है ना, और जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला बेनिफिट है वो कम अवेलेबल है लोगों को, और जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा अवेलेबल हैं लोगों को। तो इस तरीके से आपको ये डेटा थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख लेना, ताकि कभी अगर आंसर लिखना हो इसके रिगार्डिंग, सोशल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप हल्का सा इसमें इस डेटा को कोट कर सकें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन सोचना न पड़े वहाँ पर। हल्का सा टाइम अगर बच जाए इंट्रोडक्शन सोचने में तो दैट इज़ वेरी वेल। तो वही हमें कोशिश भी करनी है कि कम से कम टाइम में हमें पूरा आंसर लिखा जाए। चलो अगर हम देखें कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, कि क्या ऐसी चीज़ें करी हैं कि जिससे लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने कोशिश की है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो देयर इज अ स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर आप इसको बोल सकते हो आयुष्मान भारत स्कीम। तो इसके तहत भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये कहती है कि भाई हर गवर्नमेंट को कम से कम 2.5% ऑफ द जीडीपी शुड स्पेंड ऑन दी हेल्थ सर्विसेज। तो ये भी एक अच्छी ऑब्जेक्टिव है जो कि हमें अचीव करना है टिल, अब इसका कोई टारगेट ईयर तो नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको अचीव कर लें। फिर और अगर हम बात करें कि सरकार ने आपका अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो देयर इज आयुष्मान भारत, अभी रिसेंटली ही जो आई है आयुष्मान भारत रोजगार योजना, जिसमें सरकार की तरफ से नए जो एम्प्लॉयड पीपल हैं उनको उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो बेसिकली सरकार की तरफ से भरा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम मानी जा रही है। आपका मनरेगा MG नरेगा इज अ काइंड ऑफ स्कीम जो कि सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर आपको कम से कम 100 डेज का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो बेसिकली कुछ स्कीम्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, और आपका डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, डिसेबिलिटी के लिए भी कई सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें असिस्टेंट डिसेबिलिटी इक्विपमेंट सरकार की तरफ से फ्री दिए जाते हैं टू BPL। एक्सेस इंडिया कैंपेन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया है सरकार के द्वारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान रखनी है कि कैसे कोई भी स्कीम किसी भी रिपोर्ट के डेटा के साथ आपने लिंक करनी है, क्योंकि रिपोर्ट बेसिकली आपको बता रही है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, स्कीम्स आपको बताएंगे कि व्हाट कैन बी द सोल्यूशन एंड व्हाट सोल्यूशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स, है ना। तो ये आपको हल्का सा रिपोर्ट के साथ में लिंक करके पढ़ने से ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी एज कम्पेयर टू सिंपल अगर आप रिपोर्ट के प्रोविजन याद कर लेंगे और ये स्कीम्स अलग से याद कर लेंगे तो वो एक इंटरलिंकेजेस नहीं बन पाती, और चाहिए वही है इंटरलिंकिंग करना ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई किस तरीके से इस रिपोर्ट में जो भी डेटा कोट किया गया है, हल्का सा नेगेटिव डेटा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग एक डेटा पेश किया गया है कि सरकारें या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि देयर शुड बी इफेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट एसेंशियल फॉर द सोशल जस्टिस, बल्कि आपकी लाइफ को हल्का सा सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए दीज स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल प्रोटेक्शन आपको बेसिकली दिमाग में सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है कि भाई अगर किसी भी तरीके से कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम लोग सेफ हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो इनकम सिक्योरिटी हो, और चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी हो, है ना। तो ये लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए सरकारों को और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करना होगा। दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड। फिर आपका कि इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सल social protection and realizing the human right to social security for all is the cornerstone of human centered approach।
एक ये है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, दे आर नॉट द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। आप अल्टीमेटली अपने लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है, इनकम वाइज भी स्टेबल है, तो अल्टीमेटली आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है एकदम से। तो ये लॉन्ग टर्म का सोच के सरकारों को थोड़ा सा खर्चा करना है, ना कि शॉर्ट टर्म का सोच के, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये कोई एहसान नहीं है, बेसिकली दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। एक तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में कलेक्टिव फाइनेंसिंग की, जो अगर पैसे की थोड़ी सी कमी है तो उस फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए हर तरीके से, चाहे वो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों, उन तीन हर किसी की तरफ से जो फाइनेंसिंग का इशू है वो सॉल्व किया जा सके। चाहे आप मार्केट से बोरो करें, चाहे आप इंटरनेशनल ग्रांट्स प्रोवाइड करवाएं अपने आप को, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, बट फाइनेंसिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रेंथन्ड। Broad risk pooling and right-based entitlements are key conditions for supporting effective access to healthcare for all in shock responsive manners. तो बेसिकली फाइनेंसिंग की दिक्कत थी, तो उसके लिए आपको हल्का सा और थोड़ी सी चीज़ों में रिसर्च करनी पड़ेगी, दैट हाउ कैन यू जनरेट सम काइंड ऑफ मनी टू इम्प्रूव दीज बेनिफिट स्कीम्स। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा कि ये वे फॉरवर्ड क्या कहता है। साथ में हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक साथ चलनी चाहिए। एवरी सिक्योरिटी इज शुड नॉट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड। तो इसीलिए जो ह्यूमन है उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो तभी होगा व्हेन ऑल द थिंग्स आर इन द इंटरलिंकिंग प्रोसेसेस। तो कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है सरकारों के बीच भी, सिक्योरिटीज़ के बीच में भी। तो हल्का सा आप ऐसे लिख सकते हैं कि सरकारों की तरफ से क्या क्या किया गया है और क्या क्या आगे और करने की ज़रूरत है। तो इससे आपको, इस करंट अफेयर से आपको प्रॉब्लम्स पता लग गई जो रिपोर्ट में बताई गई हैं, सॉल्यूशंस पता लग गए कि भाई सरकारों ने क्या क्या काम किया है, स्कीम्स बेसिकली, और अल्टीमेटली और जो लिमिटेशंस हैं स्कीम्स के अंदर वो कैसे ठीक की जा सकती हैं बाय रीडिंग दिस वे फॉरवर्ड्स। तो ये बेसिकली आपका एक ओवरऑल तरीके से टॉपिक तैयार हो जाता है। चलो नेक्स्ट करेंगे पोषण 2.0। पोषण 2.0 का मतलब है कि पहले पोषण अभियान चल रहा होगा, तो इसका एक नया वर्जन है पोषण 2.0। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सितंबर इज कंसिडर्ड एज द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, जिसमें हम लोग पूरे महीने अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स चलाते हैं, ताकि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में चीज़ें बताई जा सके और जो भी सरकारों की तरफ से काम किए जा रहे हैं उसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो ये हल्का सा जो मंथ है वो इम्पॉर्टेंट है अगर हम देखें पोषण की टर्म्स में, न्यूट्रिशन की टर्म्स में। और ये न्यूज़ में और भी था क्योंकि रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा जो स्कीम है वो आती ही मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं, ये ध्यान रखना, पोषण इज अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने ये कहा है कि जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अराउंड 112, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो हैं पूरे इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा ही वल्नरेबल हैं, जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं विमेन में या फिर चिल्ड्रन में या मेल्स में, इनकम इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है और लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बहुत है ऑन द हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बेसिक सर्विसेज भी नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं अवेल करवा पा रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि हल्के से बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, तो ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फोकस लाने के लिए हम लोग पोषण 2.0 लेकर आए हैं। स्पेशल फोकस वुड बी ऑन दीज 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और इनमें पोषण की न्यूट्रिशन की स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के लिए पोषण वाटिकाज, न्यूट्रिशन गार्डन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी लेकर आने की बात चल रही है। और बात क्या चल रही है, आ चुका है अब तो, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इनको पोषण वाटिकाज एस्टैब्लिश करने के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जाएगी कि भाई आपको पोषण वाटिकाज अपने डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।
देखेंगे पोषण वाटिका है क्या। बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है मेनली, ठीक है। और जो स्पेशल फोकस होगा पोषण 2.0 का वो होगा ऑन स्पेशल अटेंशन ऑन सिवियर अक्यूट मैलनरिश्ड चिल्ड्रन। एक तो हो गया मैलनरिश्ड चिल्ड्रन, एक हो गया सिवियरली अक्यूट मैलनरिश्ड चिल्ड्रन, कि भाई ऐसे एरियाज जहां पर मैलनरिशमेंट की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे बच्चों पर ज़्यादा फोकस होगा ऑन दिस पोषण 2.0, है ना। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये हम लोगों ने देख लिया। चलो अगर हम देखें कि व्हाट इज पोषण 2.0, अबाउट ऑल दिस, चलो अगर हम देखें कि ये कैसी स्कीम है, इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम का बेसिक मतलब होता है कि इसके नीचे कई छोटी छोटी स्कीम्स चल रही हैं। ये एक आपका कह लो कि ये अभियान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज में स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, इट कवर्स द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रेच स्कीम। तो ये आपने ध्यान रखनी है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ पोषण 2.0 में कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं दे आर इंक्लूडेड। तो आप ध्यान रखेंगे ये 4 हैं, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रेच स्कीम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एंड यस, इट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021 टू 2022 और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पोषण 2.0 को बाय मर्जिंग 2 स्कीम्स थी। पोषण अभियान था एक तो अपना, और दूसरी थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, जैसे ये वाले हैं आपके स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, आपका आंगनवाड़ी सर्विसेज, ये अलग से चलती थी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलते हैं ये। अब इन सभी को इकट्ठा कर दिया गया क्योंकि हर स्कीम का ना ऑब्जेक्टिव सेम था। तो जो ऑब्जेक्टिव सेम है तो अलग स्कीम चलाने की क्या ज़रूरत है। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन अच्छा बन सके, सभी स्कीम्स को उठाकर इन्होंने एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर डाल दिया, एंड दैट अम्ब्रेला स्कीम इज पोषण 2.0। और कौन कौन सी स्कीम डाली है ये भी आप ध्यान रखेंगे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड द पोषण अभियान। और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा कि ये पोषण 2.0 है क्या। बेसिकली अगर हम देखें कि इट वाज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट, किसी भी फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाना, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम, लोगों तक उसको पहुंचाना, और अल्टीमेटली ये देखना कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाने के बाद कितनी ज़्यादा लोगों में एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, इसको देखना। एंड विद रिन्यूड फोकस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिसेस दैट नर्चर हेल्थ, वेलनेस एंड इम्यूनिटी टू डिजीज एंड मैल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। मकसद सिर्फ इतना है कि इंडिया में जो मैल नरिशमेंट है उसको कम किया जा सके। और मैल नरिशमेंट के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें क्या आता है, आपके स्टंटिंग आती है, अंडर न्यूट्रिशन आता है, अनीमिया आता है, और आपका रिड्यूस्ड लो बर्थ वेट आता है। दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ पोषण अभियान जिसको हमें कम करना है इफ वी वांट टू डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ मैल नरिशमेंट इन इंडिया। और इसके जो टारगेट्स हैं वो हम ध्यान रखेंगे कि पर ईयर हम लोग स्टंटिंग को बाय 2% कम करेंगे। अगर अभी ये 34% है तो अगले साल 32% हो जानी चाहिए, उससे अगले साल 30%, उससे अगले साल 28% एंड सो ऑन। स्टंटिंग बाय 2%, अंडर न्यूट्रिशन बाय 2%, अनीमिया बाय 3%, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड लो बर्थ वेट, कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनका वेट थोड़ा सा अगर कम है तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है नरिशमेंट की। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मदर है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं ताकि जो बच्चा है वो लो बर्थ वेट में ना पैदा हो। तो वो भी हमें क्या करना है, बाय 2% पर एनम डिक्रीज करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पोषण अभियान के 4 मैनिफेस्टेशंस हैं जिनके टारगेट्स आपको ध्यान रखने हैं। और अगर सिर्फ पोषण अभियान की बात करें तो इंडिया ने ये ऑन विमेंस डे 8 मार्च को लॉन्च किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन।
पोषण अभियान भी आप बोल सकते हो और इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं, दैट इज अप टू यू। और अगर हम देखें कि और इसका टारगेट क्या है, इट ऑल्सो टारगेट टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग। स्टंटिंग बेसिकली जहां पर बच्चों की जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू देयर एजेस कम है, हाइट डिवाइड बाय एज अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, वो हमें कम करना है 38.4%। अभी जो है इंडिया में 0 to 6 ईयर्स में 38.4% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, उसको हमें कम करना है। कहाँ तक लेकर जाना है? 25% तक लेकर जाना है बाय 2022। अगला 1 साल और है हमारे पास, तो इस साल में हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये टारगेट है, ये कब लॉन्च किया गया था, किस दिन लॉन्च किया गया था, ये हल्का सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम देखें कि व्हाट डू वी मीन बाय पोषण माह, माह मतलब मंथ, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन मंथ। ये जो मंथ ऑफ सितंबर है, इट इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ सिंस 2018। 2018 से ही शुरू किया गया है बेसिकली। अभी 18, 19, 20, 21 4th न्यूट्रिशनल मंथ है, ये हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है कि हम लोग 2006 से मना रहे हैं न्यूट्रिशन मंथ, 2005 से मना रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई जब ये इम्प्लीमेंट किया गया है तभी से ही इसका कंसेप्ट आया है। 2018 से हम लोग मना रहे हैं पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ये 4 जो सेक्शंस है ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है फ्रॉम द अंडर न्यूट्रिशन, इसीलिए इन पर ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत है। इसीलिए पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस न्यूट्रिशन मिशन, तो वो गलत होगा, बिकॉज ओनली द फोकस इज ऑन द चिल्ड्रन, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers। तो ये 4 सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिगार्डिंग दिस न्यूट्रिशन मिशन। और इसमें बेसिकली पूरा मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। ये बताते हैं कि भाई जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवानी है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। साथ में ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग के जो फ़ायदे हैं वो लोगों को बताने हैं। अनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट, राइट एज ऑफ मैरिज। बिकॉज राइट एज ऑफ मैरिज बेसिकली क्या है ना कि इंडिया में मैक्सिमम अभी भी केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेज आर स्टिल प्रिवेलेंट, और जब आपकी मैरिज थोड़ा सा 18 ईयर से पहले हो जाती है तो उस टाइम पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उस वजह से जो फीमेल है उसकी हेल्थ काफ़ी ख़त्म हो रही है, डिस्ट्रॉय और डिटीरियोरेट हो रही है। तो इसीलिए एक राइट एज ऑफ मैरिज शुड बी इम्प्लीमेंटेड बेसिकली 18 साल रखी तो हुई है, बट ये अभी ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसीलिए लोगों को ये बताना कि भाई अगर आप मैरिज पहले कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पर विमेन की हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस हेल्थ की वजह से जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी पॉपुलेशन को अनहेल्दी बना रहे हैं। तो ये सब बातें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। हाइजीन और सैनिटेशन समझाने की ज़रूरत है। ईटिंग हेल्दी फूड, कि भाई आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन उससे क्या सिर्फ पेट भर रहा है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन अगर देना है बॉडी को तो आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो कि हेल्दी हो। फॉर एग्जाम्पल फूड फोर्टिफिकेशन, कि अगर क्रॉप को लगाते टाइम मिनरल्स और विटामिन की कमी उसमें हो जाती है तो प्रोसेसिंग के टाइम पर आप उसमें मिनरल्स और विटामिन ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। तो जिससे क्या होगा कि बॉडी में जो विटामिन और मिनरल्स की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और साथ में वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दी सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, कि भाई लोगों का बिहेवियर एटीट्यूड बेसिकली चेंज किया जाए रिगार्डिंग दिस न्यूट्रिशन, और लोगों को ये बताया जाए कि क्या उनके राइट्स हैं, सरकारों की तरफ से कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं और कौन सी स्कीम के बेनिफिट्स लेने के लिए आप एलिजिबल हैं, है ना। तो ये हल्की सी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इन दिस होल मंथ ऑफ सितंबर। नेक्स्ट है आपका पोषण वाटिका। देखो पोषण वाटिका क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन,
यहाँ पर जो भी क्रॉप लगाई जा रही है, जो भी सब्जियां या फ्रूट्स लगाए जा रहे हैं, दे आर organically home grown vegetables and fruits, simultaneously ensuring that soil must also remain healthy। कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की सोची जा रही है, सॉइल को भी हेल्दी रखना है और ऑर्गेनिक फूड बनाने की वजह से जो बच्चे हैं उनको भी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो ऐसी जो पोषण वाटिकाज हैं वो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट गांवों में हम लोग चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़े और साथ में जो एनवायरनमेंट है उसको भी थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकें। तो ये है पोषण वाटिकाज कि जिसमें आपका आंगनवाड़ीज, स्कूल प्रेमाइसेस, ग्राम पंचायत, इन एरियाज में आपको पोषण वाटिकाज लगानी है, ताकि पूरे एरिया के बच्चों में, लैक्टेटिंग मदर्स को, जो आपकी प्रेग्नेंट विमेन हैं, उन सभी को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जा सके और अल्टीमेटली जो पोषण अभियान है उसके ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो पोषण माह, पोषण वाटिका, पोषण अभियान, पोषण 2.0 न्यूज़ में क्यों है एंड व्हाट आर द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद एवरी इशू, तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, और अगर हम इसमें एक चीज़ कर लेते हैं कि इंडिया में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, अगर हम उस रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, तो इसमें एक ये डेटा निकल कर सामने आया है कि इंडिया का रैंक बहुत ही ज़्यादा खराब है। इट इज़ अराउंड 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। और अगर हम देखें कि हंगर इंडेक्स इंडिया में इतना ज़्यादा कम, इतना ज़्यादा खराब रैंक क्यों आया है, बिकॉज ऑन ऑल द 4 पैरामीटर्स, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन चारों पैरामीटर्स पर सरकारों की तरफ से या फिर जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से कोई भी नेसेसरी इनिशिएटिव नहीं उठाए गए हैं और इसीलिए अल्टीमेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ हंगर पाया गया है। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो श्रीलंका जो है वो है आपका 64 नंबर पर, इंडिया से काफ़ी 30 रैंक आगे है। नेपाल हमसे आगे है, 73 रैंक पर है। बांग्लादेश हमसे आगे है, 75 पर है। म्यांमार 78, पाकिस्तान हमसे आगे 88 रैंक पे। तो वहाँ पर हंगर का लेवल थोड़ा सा कम है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि इंडिया में ऐसे मिशंस की, न्यूट्रिशन मिशंस की ज़रूरत है और आप इसको ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो रैंक है इसमें भी इम्प्रूव होगा और पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की जो एक हेल्दी इमेज है वो सामने निकल कर आएगी। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, क्या पैरामीटर्स हैं, इंडिया का रैंक क्या है कितनी कंट्रीज में से, ये ध्यान रखेंगे। और साथ में देयर इज अनदर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 2.0, 2.0 ने सिंपल SDG 2, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि वी हैव टू अचीव द जीरो हंगर, कि कोई भी जो बच्चा है इंडिया में वो भूखा ना हो और साथ में जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी अवेलेबिलिटी भी उसको प्रोवाइड करवाई जाए। इट एम्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर। ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो भूख है वो भी खत्म की जाए और साथ में जो हिडन हंगर है, जो कि हमने डिस्कस किया था, हिडन हंगर कि आप क्या खाना मिल तो जाता है आपको बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता, दैट इज कॉल्ड हिडन हंगर। द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन योर फूड आइटम्स। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर हमें खत्म करने हैं। एंड मैल न्यूट्रिशन बाय 2030, 2030 तक हमें टारगेट अचीव करना है। मेकिंग श्योर ऑल पीपल स्पेशली चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड ऑल ईयर राउंड। पूरे साल हर किसी को अच्छा फूड मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हमें इंश्योर करवानी है 2030। तो SDG गोल आप ध्यान रखेंगे, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ध्यान रखेंगे और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोगों ने की न्यूट्रिशन के वो ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हमारा टॉपिक द डिबेट अबाउट दिस इशू, मैरिटल रेप एंड इनडिग्निटी टू विमेन। तो न्यूज़ में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। न्यूज़ में बेसिकली क्यों है, क्योंकि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ एक केस किया अंडर द सेक्शन ऑफ सेक्शन 376, सेक्शन 377 एंड सेक्शन 498A।
इन 3 सेक्शंस की जो सेक्शंस हैं, ये 3 ये उस पर इम्प्लीमेंट किए गए ऑन हस्बैंड। जब ये केस कोर्ट में लड़ा जा रहा था, इन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि भाई सेक्शन 377 और 498A को तो मैं ऐसे एज इट इज रख रहा हूँ, इस पर हस्बैंड पर केस चलेगा, लेकिन जो भी इल्ज़ाम विमेन ने अंडर सेक्शन 376 लगाए हैं वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। और अल्टीमेट डिसीजन इन्होंने दिया कि एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इवन इफ इट इज फोर्स्ड इज नॉट इक्वल टू रेप। तो ये इन्होंने बेसिकली जजमेंट पास करी। अगर हम सेक्शंस की बात करें, 376 डील करता है आपका रेप केसेस के साथ में, 375, 376। सेक्शन 377 कहता है कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, दिस कैन यू से अननेचुरल सेक्स, है ना। तो ये इसके अंडर बेसिकली इस पर केस चलेगा अभी। 498A क्या है, क्रूअल्टी अगेंस्ट टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव ऑफ दिस इंडियन पीनल कोड। तो 498A और 377 के अंडर तो हस्बैंड पर केस चलाया जाएगा, बट 376 को इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का ये जो इशू है मैरिटल रेप वाला उसको डील कर सके। या तो पहले पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी इसके रिगार्डिंग, अदरवाइज कोर्ट जो है उसी जो सेक्शंस में लिखा हुआ है उसको मान रही है, खुद से कोई सेक्शन नहीं बना रही है। तो दैट इज द जजमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। बट अब इस जजमेंट की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गई कि भाई जो मैरिटल रेप का इशू है वो बहुत ज़्यादा एंट्रेंच्ड है आपकी सोसाइटी में, और इसीलिए आपको इसको डील करने के लिए कोई डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज, डिफरेंट काइंड ऑफ जजमेंट्स पास करने चाहिए। तो अगर हम इंडिया में मैरिटल रेप डिबेट की बात करें कि इसके लिए कोई लॉ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो इसकी हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द डिबेट ऑन मैरिटल रेप। देयर आर टू कमीशंस। फर्स्ट इज 2013 में यूएन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, सीडॉ जिसको हम बोलते हैं मेनली, ये कन्वेंशन इंडिया ने साइन की हुई है, जहां पर एवरी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन शुड बी एलिमिनेटेड। इसको इंडिया ने साइन किया हुआ है और इसने इस साल में ये रिकमेंड किया था दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप। इसको भी क्रिमिनल ऑफेंस बना देना चाहिए। एक तो इस टाइम पर इंडिया सरकार को ये रिकमेंडेशन दी गई और इंडिया ने कमेटी बढ़ाई थी JS वर्मा कमेटी। JS वर्मा कमेटी बैठाई गई थी आफ्टर दिस निर्भया रेप केस ऑफ 2012 16 ऑफ दिसंबर, कि भाई किस तरीके से विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस के केसेस हैं उनको रोका जा सकता है। और इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में लिखा था कि इंडिया शुड ऑल्सो क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप। तो कई सारी कमेटीज, कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस में ये चीज़ लिखी हुई है कि इंडिया शुड क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन जो हम आगे करेंगे अभी। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैरिटल रेप। इट इज द एक्ट ऑफ फोर्सिंग योर स्पाउस इनटू हैविंग सेक्स विदाउट प्रॉपर कंसेंट। तो ये बेसिकली इशू क्या है, ये करंट में क्यों अभी और न्यूज़ में रह रहा है, इस पर ना काफ़ी सारी चीज़ें और अभी आगे आती जाएंगी। डिफरेंट एडिटोरियल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट कंपैरिजंस बिटवीन द कंट्रीज, ये ना आती रहेंगी अभी। तो आपको अगर हल्का सा इसका स्टैटिक पार्ट पता है तो आपको वो इशू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। तो इंडिया के रिगार्डिंग ये जो बेसिकली ये कमेटी की रिकमेंडेशन आप ध्यान रखेंगे, सीडो वाली, और ये JS वर्मा कमेटी के आप ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर जस्टिफाइंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, कि सिर्फ आप ही ये नहीं कह रहे हो बल्कि इन कमेटीज ने भी इसको सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था। ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि भाई इंडिया में जो लॉ है रेप के रिगार्डिंग वो क्या कहता है। इंडिया में रेप के रिगार्डिंग जो एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो रेप की डेफिनेशन है वो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन with his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape। कि अगर कोई फीमेल है, अब इफ शी इज लेस देन 18 years, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, दोनों ही केस में अगर फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन किए गए हैं
तो दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन अगर वाइफ आपकी मोर देन 18 ईयर्स है ना, तो उस टाइम पर फोर्स्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप आर नॉट इलीगल। इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है, इसके लिए कोई पनिशमेंट का प्रावधान ही नहीं है। तो सेक्शन 375 बेसिकली आपकी ये डेफिनेशन है, विच इज अ काइंड ऑफ नैरो डेफिनेशन। तो इसको भी चेंज करने के लिए काफ़ी सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एवरी राइट शुड बी गिवन टू मैरिड वुमेन, जो कि एक अनमैरिड वुमेन को मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो ये एक्ट, ये जो सेक्शन है वो आप ध्यान रखेंगे, जिसमें दैट मैरिटल रेप इज परफेक्टली लीगल, देयर इज नो लॉ अगेंस्ट द मैरिटल रेप। ऐसा कोई फिनोमिना ही एग्जिस्ट नहीं करता है इन एनी सेक्शन ऑफ आईपीसी और इन एनी लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई द मैरिटल रेप शुड बिकम क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, वाई इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। फर्स्ट थिंग है आपका अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने देश में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है, और बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अभी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, और इंडिया इज वन ऑफ दोज 36 कंट्रीज। तो जब पूरे वर्ल्ड में इसके अगेंस्ट लॉ है, तो इंडिया को भी इस पर कम से कम जो एक डिस्कशन है, जो डिबेट है, वो तो कंटिन्यू करनी चाहिए। अभी तो इस पर बात ही नहीं होती है। तो फर्स्ट थिंग, देयर शुड बी सम डिस्कशन ओवर दिस इशू। कंसर्न ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट, दिस कंसर्न ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट, कि इफ यू आर मैरिड, कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर वो जो कंसेंट है वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज इम्प्लाइड बिकॉज यू आर मैरिड, है ना। तो कंसेंट का मैरिज और ना मैरिज से तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। तो एवरी पर्सन हैज सम बॉडीली ऑटोनॉमी एंड एवरीबडी शुड हैव द रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो ये सब के चलते हुए ये बताया गया है कि कोई भी अगर जो विमेन है, इफ देयर इज नो प्रॉपर कंसेंट, देन देयर शुड बी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज। फर्स्ट, नेक्स्ट है आपका अगेंस्ट राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो विमेन की डिग्निटी है, जैसे आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना। तो अगर मैरिटल रेप से किसी भी तरीके की विमेन को इनडिग्निटी फील हो रही है, तो दैट इज वायलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट। तो इसके खिलाफ कोई ना कोई तो लॉज या रूल्स या सेक्शंस में अमेंडमेंट ये जरूरी है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अगेंस्ट भी जाता है, एंड यस इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ विमेन, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम खुद की बातों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं बाय नॉट मेकिंग द लॉज ओवर मैरिटल रेप, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, और चाहे वो कोई पार्लियामेंट हो, है ना। नेक्स्ट, पेट्रियार्कल आउटलुक ऑफ लॉज, कि इंडिया में बेसिकली क्या है, रेप के लॉज आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दिस पेट्रियार्कल आउटलुक, वेयर रेप लॉज इन आवर कंट्री कंटिन्यू with the patriarchal outlook of considering women to be the property of men post marriage, कि अगर शादी हो गई है तो there should be no provision for taking the consent of women, जहाँ पर जो उसकी पूरी सेक्सुअलिटी है उसको कंट्रोल किया जा रहा है by the men and with no autonomy or agency over their bodies, and they denied married women equal protection of the laws guaranteed by the Indian Constitution। तो ये सब चीज़ें जो आपकी राइट टू लाइफ के आर्टिकल के अंदर ही लिखी जा रही हैं, जहाँ पर डिग्निटी होनी चाहिए, बॉडीली ऑटोनॉमी आपको दी जा रही है, आपकी जो बॉडी है, आप उस बॉडी पर आपका अधिकार पहले है किसी और पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये आपको देखनी है बिफोर मेकिंग एनी लॉ ओवर द मैरिटल रेप केस। फिर आता है आपका डिफरेंशिएट्स मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, कि अगर कोई अनमैरिड वुमेन है, उसको पूरी जिंदगी उसके अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है, फोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन अगर कोई विमेन मैरिड हो जाती है तो अल्टीमेटली देयर इज नो प्रोटेक्शन ओवर हर बॉडी, है ना। तो ये बेसिकली कि एक ऐसा है कि ये लॉ मैरिड और अनमैरिड विमेन को डिफ्रेंशिएट करता है, बल्कि जबकि ये किसी भी विमेन को या मेन को एक एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहिए रादर देन द स्टेटस ऑफ मैरिज और नॉन मैरिज। That is why it should be criminalized. Marital rape is more dangerous to women's life, कि a rape is a rape, चाहे वो किसी अननोन ने किया है चाहे वो किसी नोन ने किया है।
चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो नॉन हस्बैंड है। अगर कोई रेप केस नॉन हस्बैंड या फिर कोई और अननोन पर्सन से डील किया जाता है तो अल्टीमेटली वहां पर शॉकिंग तो वो चीज़ है ही है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइट्स ऑफ ए विमेन। लेकिन मैरिटल रेप में जो विमेन है उसको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ रहा है, तो दैट इज मोर डेंजरस, है ना। तो वहां पर दैट इज मोर, आप कह लो कि मोर इनडिग्निटी प्रोवाइड कर रहा है विमेन को। तो दैट इज वाई द मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। कॉलोनियल हैंगओवर, बेसिकली हम जो लॉज बना रहे हैं सेक्शन 375, 376, दे आर मेड बाय ब्रिटिश। सारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी उन्होंने बना के भेजा था हमें, हम लोगों ने बहुत टाइम से इनको अमेंड नहीं किया। और ये जो लॉ था 375, 376 वाला, ये भी ब्रिटिश ने ही बनाया था, बट उन्होंने अपने देश में अभी 1991 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है, और हम लोग अभी भी इनके 1860 के बनाए हुए लॉज अभी फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉलोनियल हैंगओवर कि इंडिया को अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। एंड लास्ट, वायलेटिव ऑफ यूएन कन्वेंशन, जहां पर इंडिया ने सीडो को साइन किया हुआ है, जहां पर एवरी काइंड ऑफ वायलेंस शुड बी एलिमिनेटेड एंड मैरिटल रेप इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ वायलेंस। और जब तक आप उस चीज को नहीं खत्म करेंगे, इसका मतलब आप यूएन कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। तो ये लिखने हैं आपने पॉइंट्स इन योर एग्जाम, जहां पर आप बात करेंगे जस्टिफिकेशन, बाय गिविंग जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप इशू। और बेसिकली जो अभी हाई कोर्ट्स हैं या जो पार्लियामेंट्स हैं वो क्या कह रही हैं कि वाई मैरिटल रेप कैन नॉट बी एन फिनोमिना, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द मैरिटल रेप, है ना। तो जैसे हम लोगों ने देखा है जो डिफरेंट लॉज थे जो विमेन के हक में बनाए गए थे, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, चाहे 498A है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, इन लॉज का ना हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स पर मिसयूज देखा है बाय विमेन, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई 10% केसेस आर फेक केसेस, ओनली 90% आर जेन्युइन, तो वो 10% भी तो फेक है, उसमें भी तो जो मेन है उसकी डिग्निटी, उसकी ऑटोनॉमी को हैम्पर पहुंच ही रहा है। तो इसीलिए इसको जस्टिफाई करना, इसको प्रूव कर पाना कि द रेप हैज़ बीन कंडक्टेड विदाउट द प्रॉपर कंसेंट, इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए इस पर लॉ अगर बनाना है आपने, तो आपको प्रॉपर स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ पर इस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे इसको मिसयूज्ड होने से बचाया जाता है। एंड अल्टीमेटली यू शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ लॉज इन योर कंट्री। इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड, इसमें कोई डिबेट नहीं है, बट किस तरीके से आप करोगे, कैसे इसको मिसयूज होने से बचाओगे, दैट इज द डिबेट। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज़ क्या था, क्यों ये न्यूज़ में रहा है चीज़, व्हाट आर द व्यूज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, और साथ में व्हाट इज द डिबेट ओवर द मैरिटल रेप एंड व्हाई इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड, ये आपने पढ़ना है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप बेसिकली देखेंगे। बाकी हम लोगों ने इतने ही टॉपिक्स आज इस वीडियो में करने थे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन कॉल, यू कैन मैसेज। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, अदरवाइज क्लास को ही खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।